चलिए देखेंगे अब। देखिए आज से हमारा जो बैच है वो सीएमए फाइनल स्टार्ट हो रहा है। और इस सीएमए फाइनल के बैच में मैं आप लोगों को जो सब्जेक्ट मैटर पढ़ाऊंगा वो है पेपर नंबर 14 स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। देखिए आप सबसे पहले मैं बात करूंगा इंटरमीडिएट की कि इंटरमीडिएट के अंदर आपने क्या फाइनेंस पढ़ा और फाइनल के अंदर आप क्या फाइनेंस पढ़ेंगे। तो आज की इस इंट्रोडक्शन क्लास में सबसे पहले आपके सिलेबस का डिस्कशन होगा। उसके बाद मैं उन टॉपिक से रिलेटेड कुछ छोटा मोटा डिस्कशन करूंगा कि किस टाइप ऑफ फाइनेंस को आप इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद अपन एक चैप्टर आज की क्लास में पढ़ना शुरू करेंगे और अब इसको प्रोसीड करेंगे। देखिएगा, देखिए आपने जो इंटरमीडिएट के अंदर फाइनेंस पढ़ा था वो बेसिक फाइनेंस था। मतलब किसी छोटी कंपनी या बिजनेस को चलाने के लिए, बड़े बिजनेस छोटे बिजनेस को चलाने के लिए जो बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज है वो आपने इंटरमीडिएट में ली। जैसे मैंने उसमें बात कही कि साहब एज अ फाइनेंस मैनेजर जब आप किसी कंपनी में अपॉइंट होते हैं तो किसी भी कंपनी या बिजनेस के फाइनेंस को मैनेज करने से रिलेटेड तीन प्रकार की बड़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग्स आप करते हैं। जिसमें एक होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग का मतलब कंपनी को चलाने के लिए फंड आप कैसे जनरेट करेंगे। तो इसके लिए आपने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी कैपिटल में अपनी कंपनी को चलाने के लिए इस हिसाब से लाऊं कि लगने वाली कॉस्ट क्या हो, कम से कम आए। तो हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड वो 5 सोर्सेज से अपनी कंपनी को चलाने के लिए फंड लाते हैं, जिसमें इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, लोन और रिजर्व सरप्लस रहता है। फिर हमारे बिजनेस का ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। क्या हमको पांचों सोर्सेज से पैसा लाना चाहिए, किसी दो सोर्स या तीन सोर्स से ला करके हम अपने अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। इससे रिलेटेड हमने चैप्टर पढ़े थे। जब आपने अपनी कंपनी को चलाने के लिए फाइनेंस जनरेट कर लिया, अब इस फाइनेंस को आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते थे बैलेंस शीट की असेट साइड में। असेट साइड आप दो प्रकार के सोर्सेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक होता है हमारा लॉन्ग टर्म सोर्स मतलब फिक्स असेट्स, और एक होता है हमारा शॉर्ट टर्म सोर्स, इसका मतलब करंट असेट्स। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज यानी कि फिक्स असेट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो चैप्टर आप लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ के आए हैं वो है आपका कैपिटल बजटिंग का। और शॉर्ट टर्म सोर्सेज है, इसका मतलब करंट असेट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो आपने नॉलेज ली थी वो आपने चैप्टर पढ़ा था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का। तो फाइनेंस मैनेजर सबसे पहले एक फाइनेंस को लायबिलिटी साइड से जनरेट करता है, फिर उसको बैलेंस शीट की असेट साइड में इन्वेस्ट करता है। फिर बिजनेस के ऑपरेशंस को रन करके वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट करता है और उस प्रॉफिट को अपने स्टेक होल्डर्स में बांटता है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, कि आप एज अ फाइनेंस मैनेजर कंपनी के द्वारा कमाए गए प्रॉफिट्स या पैसे को उससे जुड़े डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप के हर व्यक्ति, जिसको मैं स्टेक होल्डर्स के रूप में बोलता हूं, उनको उनके काम का मेहनताना मिलना चाहिए। तो उनको उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, इसको लेकर के हम डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन पढ़ते हैं। इसके अंदर आपने जो चैप्टर पढ़ा था हमारे इंटरमीडिएट में वो था डिविडेंड पॉलिसी के रिगार्डिंग। तो ये बेसिक फाइनेंस जो है वो हमने सीएमए के इंटरमीडिएट एग्जाम को क्लियर करने के लिए हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आप जब फाइनल के अंदर आए हैं तो फाइनल में इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आगे एक वर्ड अटैच हो गया जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी फाइनेंस को मैनेज तो करना है ही, साथ में स्ट्रेटेजिक रूल्स एंड क्या है, रूल्स यहां पे स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग क्या बातचीत है वो एक बार समझते हैं। देखिएगा, तो मैंने बात कही कि स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में स्ट्रेटेजी क्या है। स्ट्रेटेजी का मतलब क्या, कि आपके द्वारा जो कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया गया है और उस पैसे को जो आपने कमाया है उसको स्ट्रेटेजिकली कैसे आप ग्रो कर सकते हो या बिजनेस को और डेवलपमेंट्स में लगा सकते हो। मतलब यहां पर बहुत सारे टैक्टिक्स आप ऐसे पढ़ेंगे जिससे आप अपने फाइनेंस को ग्रो कर सकते हैं, पैसे को ग्रो कर सकते हैं। तो बेसिकली ग्रो करने के रिगार्डिंग बहुत सारी स्ट्रेटजीज और चैप्टर्स आप लोग यहां पर पढ़ेंगे जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक प्रकार से एडवांस वर्जन है। अब हम बात करते हैं अपने सिलेबस के बारे में, क्योंकि सिलेबस के अंदर दिए गए टॉपिक के आधार पर मैं आपको बता पाऊंगा कि फाइनेंस को ग्रो कंपनी या बिजनेस या कोई इंडिविजुअल कैसे करता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। कंपनी अपने फाइनेंस को ग्रो कैसे करेगी, बिजनेस अपने फाइनेंस को छोटा मोटा फर्म कैसे ग्रो करेगा, और हम इंडिविजुअल जहां पर कहीं काम करते हैं और वहां से हमारे को एक सैलरी मिलती है या कोई भी प्रकार की इनकम रिसीव होती है, तो एज अ इंडिविजुअल भी हम उस फाइनेंस को ग्रो कैसे करेंगे, उसको लेकर के सारी स्ट्रेटजीज हमारे सब्जेक्ट मैटर में पढ़ाई जाएंगी। तो कंपनी हो, छोटी फर्म हो, छोटा इंडिविजुअल हो, कोई भी व्यक्ति अपने फाइनेंस को ग्रो कैसे करता है, ऐसी स्ट्रेटजीज इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट मैटर में पढ़नी है।
चलिए अब अपने सिलेबस के बारे में बात करते हैं और टॉपिक वाइज डिस्कशन करते हैं इनके बारे में अपन क्या देखेंगे। मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको अभी दूंगा, लेकिन जब मैं चैप्टर शुरू करूंगा तब इसके बारे में डिटेल बातचीत अपनी रहेगी। चलिए, तो क्योंकि हमारी ये पहली इंट्रोडक्शन क्लास है, मींस इस इंट्रोडक्शन क्लास में हम अपने सिलेबस को जानते हैं। पहले तो सिलेबस क्या है चलिए देखेंगे। आप देखिएगा, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे पहला हमारा एक सेक्शन है, सेक्शन ए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का चैप्टर आपका लिंक है कैपिटल बजटिंग से। यानी मैं आपको एक बहुत सिंपल शब्दों में बता दूं कि इंटरमीडिएट के अंदर जो टॉपिक आपने पढ़े थे उसमें से सिर्फ कैपिटल बजटिंग का टॉपिक ऐसा है जो कि फाइनल लेवल पर है। मतलब इंटर का कोई भी और टॉपिक आपके फाइनल लेवल पर नहीं है। चलिए, सबसे पहले मैंने टॉपिक के बारे में सेक्शन ए के अंदर बात करी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो कि 25% की वेटेज रखता है, यानी कि 1/4 हिस्सा। इसके अंदर आप एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। ये पूरा चैप्टर मैं बता दूं कैपिटल बजटिंग से लिंक है। तो जितनी बातें आपने इंटरमीडिएट में पढ़ी थी वो सारी बातें इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे, साथ में कुछ एडवांस चीजें और पढ़ेंगे। अब इस कैपिटल बजटिंग का एक एडवांस वर्जन है इवैल्यूएशन ऑफ रिस्की प्रपोजल फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब ही क्या है कि जब आप फाइनेंस में लायबिलिटी साइड से कैपिटल को जनरेट करते हो और बैलेंस शीट में असेट साइड लगाते हो, तो असेट साइड मतलब क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो। तो जब आप फिक्स्ड असेट्स में यानी लॉन्ग टर्म सोर्सेज में इन्वेस्ट करते हो तो वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेने के लिए कई सारे रिस्की प्रपोजल्स होते हैं जिनका इवैल्यूएशन आप एडवांस वर्जन के अंदर पढ़ेंगे। तो ये आप कैपिटल बजटिंग का एडवांस वर्जन बोल सकते हैं। दोनों का वेटेज आपको 10-10% का दे रखा है। देखिए, पहले वाले चैप्टर में इन्वेस्टमेंट डिसीजन में बेसिकली वही क्वेश्चन जैसा मैं आपको बता रहा हूं इंटरमीडिएट के अंदर आपने रिप्लेसमेंट वाले सवाल देखे थे, वही सारी चीजें आपको यहां मिलेंगी, कुछ एडवांस भी मिलेंगी। और ये आपका पूरा एडवांस चैप्टर है कैपिटल बजटिंग का। इसके बाद अगला चैप्टर आता है हमारा लीजिंग डिसीजन। लीजिंग डिसीजन के बारे में क्या बातचीत है, एक बात छोटी सी बात से समझते हैं। देखो, मैं आपको आज की इंट्रोडक्शन क्लास में सब्जेक्ट मैटर का इंट्रोडक्शन समझना है। आपको यहां पर एग्जाम को पास करना भी ऑब्जेक्ट रहेगा, साथ में फाइनेंस की डिटेल नॉलेज, यानी आप खुद भी जब कल को भविष्य में सीए में क्वालिफाइड होकर के पैसा कमाओगे तो उस पैसे को कैसे इन्वेस्टिंग करनी है, कैसे ग्रो करना है, इन सारी बातों की स्ट्रेटेजी भी मैं आपको समझाऊंगा। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है और ये सब्जेक्ट मैटर आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है। तो इसका मतलब जब मैं आपको इस चैप्टर को, सब्जेक्ट मैटर को पढ़ाऊंगा तो इसमें आने वाले टॉपिक्स का आपकी प्रैक्टिकल जीवन में कैसे इंप्लीमेंटेशन होगा इसके बारे में भी हम लोग बात रखेंगे। चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसके बारे में बात करी, कैपिटल बजटिंग में बहुत ज्यादा नहीं बताना क्योंकि इंटर में पढ़े हुए हैं, नए टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब बात करते हैं लीजिंग डिसीजन। इसका वेटेज एग्जाम में 5% के अप्रोक्सीमेट है। मैं बता देता हूं 10%, 15%, 20% तक का भी वेटेज एग्जाम में आता है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से लीजिंग के बारे में क्या बात है। देखिए, लीज का मतलब क्या होता है। लीज का मतलब होता है किसी भी असेट को किराए पर लाना। सुनो ध्यान से मेरी बात को। लीजिंग डिसीजन में लीज का मतलब क्या है, किसी भी असेट को एज अ बिजनेसमैन अगर मैं किराए पर लेकर के आता हूं और उस पर लीज रेंटल का पेमेंट करता हूं तो मैं वो लीजिंग डिसीजन के अंतर्गत पढ़ता हूं। कैसे समझते हैं, ध्यान से सुने। मान लीजिए एज अ बिजनेसमैन मुझे 50 लाख रुपए के असेट की आवश्यकता है जो मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा। अब मेरे पास उस असेट को खरीदने के दो ऑप्शंस हैं। पहला, या तो मैं उस असेट को परचेस करके लाऊं। अगर परचेस करके लाऊंगा तो 50 लाख रुपए मेरी जेब में नहीं है, तो मैं क्या काम करूंगा, बैंक से फाइनेंस कराऊंगा 50 लाख रुपए, फिर उस असेट को खरीद करके अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूंगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, परचेस का। दूसरा ऑप्शन क्या है कि कोई भी लीज फाइनेंसिंग कंपनी से मैं उस असेट को लीज बेसिस पर लूंगा और अपने प्रीमाइसेस में इंस्टॉल करके काम शुरू कर दूंगा और उस लीजिंग कंपनी को लीज रेंटल के रूप में पेमेंट करता रहूंगा। अब मेरे सामने समस्या यह है, क्या मैं उस असेट को खरीद करके लाऊं या उस असेट को लीज पर लेकर के आऊं, कौन सा बेनिफिशियल ऑप्शन है, वो ये चैप्टर आपको बताएगा। आपके दिमाग में एक छोटा सा मैं एग्जांपल डालता हूं, ध्यान से समझना। मान लीजिए मैं कोई असेट को खरीद करके लाता हूं, तो खरीद के लाने के फायदे नुकसान क्या हैं। अगर मैं असेट को खरीद करके लाऊंगा तो असेट का मालिकाना हक मेरे पास है,
मतलब मैं डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूं, और डेप्रिसिएशन अगर प्रॉफिट एंड लॉस में क्लेम करूंगा तो प्रॉफिट कम आएगा, सरकार को टैक्स कम देना पड़ेगा। अगर मैं असेट को खरीद करके लाता हूं, मतलब मैंने बैंक से फाइनेंस लिया तभी तो असेट खरीद के लाया। अगर बैंक से फाइनेंस लिया तो उसको इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करूंगा, और इंस्टॉलमेंट का मतलब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी होता है, प्रिंसिपल रीपेमेंट भी होता है। तो अगर मैं बैंक वाले को इंस्टॉलमेंट के रूप में प्रिंसिपल रीपेमेंट के अलावा इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा हूं, तो इंटरेस्ट भी मेरे लिए खर्चा है, उसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाऊंगा। प्रॉफिट कम आएगा तो सरकार को टैक्स भी कम जाएगा, फायदे गिना रहा हूं मैं। इसके अलावा क्योंकि उस असेट को मैं खरीद करके लाया हूं, मालिकाना हक मेरे पास है, तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी मैं बियर करूंगा। उस मेंटेनेंस कॉस्ट को भी पीएनएल में दिखाऊंगा, प्रॉफिट कम आएगा, सरकार को टैक्स कम जाएगा। तो ये कुछ फायदे हैं। अच्छा, उस असेट की लाइफ 10 साल की है मान लो। 10 साल के बाद जब वो असेट खराब हो जाएगी, तब उसको मैं कबाड़ में बेच करके स्क्रैप वैल्यू का बेनिफिट भी मुझे ही मिलेगा। तो ये उसके फायदे हो गए। नुकसान क्या है? मान लीजिए 2 साल के बाद, वो असेट कितने साल की है? 10 साल की लाइफ है मान लो। 2 साल के बाद कोई नई अपडेटेड टेक्नोलॉजी वाली मशीन अगर मार्केट में आई, तो मैं आसानी से उस दूसरी मशीन पर शिफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो मशीन पर हैवी इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपए का खरीद करके मैं कर चुका हूं। यानी शिफ्टिंग दूसरी मशीन पर आसान नहीं होती। तो जब आप असेट को खरीद करके लाते हो तो उसमें कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। अच्छा, अगर मैं असेट को मान लो लीज पर लेकर के आता हूं, किराए पर लेकर के आता हूं, तो मेरा लीज रेंटल के रूप में खर्चा लगेगा। उस खर्चे को मैं पीएनएल में दिखाऊंगा, प्रॉफिट कम, सरकार को टैक्स कम। एकमात्र ये बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट, अगर मैं कोई असेट को लीज पर लेकर के आया, 2 साल के बाद कोई नई अपडेटेड टेक्नोलॉजी वाली मशीन मार्केट में आ गई, तो मैं लीजिंग कंपनी को क्या कहूंगा? साहब ये असेट आप रख लो, नई अपडेटेड वाली मशीन मेरे को किराए पे ला करके दो, मैं उसका रेंट दूंगा आप। तो यानी आसानी से आप किसी दूसरी मशीन पे शिफ्ट हो सकते हैं। ये फायदे हो गए इसके। नुकसान क्या है? मालिकाना हक आपके पास नहीं है तो डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते, स्क्रैप वैल्यू का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये कुछ इसके नुकसान है। तो दोनों ही ऑप्शन में ध्यान से सुनना मेरी बात को। उस मशीन को मेरे प्रेमाइसिस में लाने के लिए, चाहे मैं परचेस ऑप्शन में जाऊं चाहे मैं लीजिंग ऑप्शन में जाऊं, दोनों ही ऑप्शन में मेरी जेब से कैश का आउटफ्लो होगा। जिस भी ऑप्शन में कैश का आउटफ्लो सबसे कम है, उस ऑप्शन को मैं ऑप्ट करूंगा। तो यानी कि इस लीजिंग डिसीजन के चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी कोई असेट खरीदी जाती है, तो उसको परचेस ऑप्शन के तहत उस असेट को खरीदना चाहिए या लीजिंग ऑप्शन के तहत उस असेट को खरीदना चाहिए। दोनों ही ऑप्शन में कैश आउटफ्लो है, तो जिस ऑप्शन में लीस्ट कैश आउटफ्लो होगा वो ऑप्शन कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, और उस ऑप्शन को कैसे चूज किया जाएगा वो ये चैप्टर आपको बताएगा। चलिए, तो इस चैप्टर का एक सार मैंने आपके सामने रखा। इसके बाद अगला चैप्टर है आपका सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसके बारे में अभी मैं कोई डिस्कशन नहीं कर रहा। 2 से 3 दिन का ये चैप्टर है, तो ये बाद में जाकर के मैं डिस्कस करूंगा, थ्योरेटिकल चैप्टर है। चलिए, इसके बाद हम आते हैं सेक्शन नंबर बी। ये है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर आप एक चैप्टर पढ़ेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, एक पढ़ेंगे इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन का, एक आप पढ़ेंगे म्यूचुअल फंड्स का, और ये चारों ही टॉपिक आपके पोर्टफोलियो को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, मैं आपके मोटे तौर पर कौन कौन से टॉपिक्स या चैप्टर्स आप इनको बोल सकते हैं आप इस वहां पर पढ़ेंगे, वो मैं मोटे तौर पर एक बार आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना है मेरी बात को। तो एक चैप्टर मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो कि बेसिकली आप कैपिटल बजटिंग से लिंक करते हैं। इसके बाद दूसरा चैप्टर आप पढ़ते हैं यहां पर इवैल्यूएशन ऑफ रिस्की प्रपोजल, रिस्की प्रपोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यानी इन्वेस्टमेंट करने से रिलेटेड जो भी आपके प्रोजेक्ट हैं उसमें आने वाले रिस्क का इवैल्यूएशन आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये इसी चैप्टर का एक पार्ट है। तीसरा चैप्टर मैंने आपको बताया यहां पर लीजिंग डिसीजन, ये क्या होता है ये बात हमने समझ ली अभी। चौथा मैंने एक चैप्टर आपको बताया है सिक्योरिटाइजेशन। इस चैप्टर के बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा क्योंकि ये थ्योरेटिकल है। और अब अगले चैप्टर के बारे में बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट आपका कौन सा है?
पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है इसको समझते हैं, सुनना ध्यान से। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक बड़ा चैप्टर, 25 से 30 नंबर तक का अकेला वेटेज रखने वाला चैप्टर है। चलिए समझते हैं पोर्टफोलियो क्या है। देखिए पोर्टफोलियो वर्ड का मतलब होता है ग्रुप, और पोर्टफोलियो किसका? सिक्योरिटीज का, इन्वेस्टमेंट्स का। यानी कि ध्यान से सुने, मैं एज अ इन्वेस्टर जब भी शेयर मार्केट के अंदर या किन्हीं भी प्रकार की सिक्योरिटीज में अपनी हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट करता हूं, तो मैं कभी भी अपना पैसा एक जगह पर इन्वेस्ट नहीं करता। मान लीजिए मेरे पास 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए है और मैंने किसी एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया। कल को वो कंपनी बढ़ेगी तो मेरा पैसा बढ़ेगा, और मेरी कंपनी गिरेगी अगर तो मेरा पैसा गिर जाएगा। तो इसका मतलब मैं उस कंपनी की ग्रोथ के साथ जुड़ा हुआ हूं। अगर वो कंपनी बढ़ती है तो पैसा बढ़ेगा, गिरेगी तो गिरेगा। जनरली एक रैशनल इन्वेस्टर अपने सारे पैसे को एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता। वो क्या करता है? मल्टीपल सिक्योरिटीज में, मल्टीपल शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। मल्टीपल शेयर्स में भी वो सेगमेंट वाइज शेयर्स चुनता है। जैसे फार्मा सेक्टर का शेयर्स अलग हो गए, फार्मा इंडस्ट्री के शेयर्स अलग हो गए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अलग हो गए, टेलीकॉम इंडस्ट्री के अलग हो गए, क्लॉथ गारमेंट इंडस्ट्री के जो हैं वो अलग हो गए। तो इस प्रकार से आप अपने इन्वेस्टमेंट को क्या करते हैं? मल्टीपल जगह डाइवर्ट करते हैं, अपने पैसे को मल्टीपल जगह डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। और जब आप मल्टीपल जगह यानी 10 लाख रुपए को अगर मैंने 50 जगह इन्वेस्टमेंट किया है, तो मेरे पैसे डूबने की संभावना काफी हद तक कम है। क्यों? क्योंकि 50 जगह थोड़ी ना नीचे आएगा। कुछ जगह मेरा पैसा अगर कम होता है तो कुछ जगह मेरा पैसा बढ़ेगा भी। कुल मिलाकर के जब भी आप शेयर मार्केट के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करने जाते हैं, तो वहां पर आप कुछ पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, मतलब सिक्योरिटीज का ग्रुप बनाते हैं कि कौन से सिक्योरिटीज में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कितने टाइम पीरियड के लिए करना है, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है। ये सारी बातें आप लोग कैलकुलेट करके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर कई सारी टेक्निक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जब आप किसी भी शेयर्स के अंदर या ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कैसे कैलकुलेशन बनाई जाती है, कैसे पैसे को इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाता है, ग्रो करवाया जाता है। ये सारी बातें हमारी इस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के चैप्टर में पढ़ी जाएंगी। बहुत बड़ा चैप्टर है, लगभग 1 मंथ का चैप्टर जो हमारे को है इसको पढ़ने में लगता है। इसके अलावा यहां पर हम एक चैप्टर पढ़ते हैं जो कि है आपका इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन। इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन का मतलब क्या? कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को जब मार्केट में इन्वेस्ट करती है, मान लो मैंने शेयर्स इन्वेस्ट करके पैसा जनरेट किया, अब मेरे शेयर्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, तो उनकी जो इक्विटी है उसकी मार्केट प्राइस का वैल्यूएशन आप कैसे करेंगे, या उसका वैल्यूएशन आपको कैसे मेजर करना है, वो ये चैप्टर आपको सिखाएगा। तो यानी किसी कंपनी की शेयर की प्राइस मार्केट में जो ट्रेड कर रही है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसकी मार्केट वैल्यू कैसे ऊपर कैसे नीचे जाती है, कैसे डिटरमाइन की जाती है, वो इस इक्विटी वैल्यूएशन के थ्रू पढ़ेंगे। बॉन्ड वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि कंपनी बॉन्ड इशू करके मार्केट से पैसा जनरेट करती है, तो बॉन्ड भी मार्केट में ट्रेड करते हैं, बॉन्ड की प्राइसेस मार्केट में क्या चलनी चाहिए उसका वैल्यूएशन भी बॉन्ड वैल्यूएशन चैप्टर में पढ़ेंगे। छोटे छोटे चैप्टर हैं, लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसके बाद हम यहां पर एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये आपने पढ़ा होगा। सबसे पहला चैप्टर आपका मैं यही से स्टार्ट करूंगा, तो आपको थोड़ा वेट करना है। म्यूचुअल फंड्स के बारे में अभी डिटेल डिस्कशन में, क्योंकि पहला चैप्टर मुझे शुरू करना है, तो अभी थोड़ी सी देर में इसका डिस्कशन आएगा, तब अपन इसके बारे में बात करेंगे। चलिए, तो मोटे तौर पे सेक्शन बी के 35% वाले सेक्शन के अंदर आप ये चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पोर्टफोलियो, इक्विटी बॉन्ड वैल्यूएशन एंड म्यूचुअल फंड्स। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके पास 2 सेक्शंस आते हैं, और ये तीसरा सेक्शन तो बिल्कुल छोटा सा है, 2 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस आते हैं। अब अगला सेक्शन है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, जो कि है डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट को लेकर के बात करता है। चलिए, अब अगला सेक्शन जो है उसमें है 8th डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स के अंदर आप 4 टॉपिक्स को स्टडी करते हैं, जिसमें एक रहता है फ्यूचर एंड फॉरवर्ड, इसमें एक टॉपिक आप पढ़ेंगे ऑप्शंस, एक टॉपिक आप पढ़ेंगे इसमें फॉरवर्ड
रेट अग्रीमेंट, यानी इसको मैंने कहा एफआरए। इसके अलावा आप इसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है स्वैप एंड स्वैप्शन। ये सारे ही टॉपिक शेयर मार्केट की ट्रेडिंग से लिंक करते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बातें मैं बता देता हूं, लेकिन डिटेल बात तो आपको वहां पर जाकर के ही समझ आएगी। चलिए, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव का मतलब क्या, नाम से समझ में आता है, डिराइव करना। डिराइव करने का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि दूध से पनीर बनाया जाता है, तो पनीर की वैल्यू किसके ऊपर बेस्ड करती है? दूध की वैल्यू पर। तो पनीर की वैल्यू को अगर मुझे डिटरमाइन करना है तो वो दूध की वैल्यू से ही डिटरमाइन किया जा सकता है। तो मैंने यहां पर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, जैसे रिलायंस कंपनी के शेयर्स हैं, उन शेयर्स का मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया। अब उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कभी ऊपर कभी नीचे इस बात पर डिपेंड करेगी कि रिलायंस कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस क्या चल रही है। तो वो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू उनकी ओरिजिनल शेयर्स की वैल्यू पर डिपेंड करती है, एक बात। दूसरी बात, वो कॉन्ट्रैक्ट बनाए क्यों जाते हैं? सवाल ये पैदा होता है डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट क्यों बनाए जाते हैं। जनरल अप्रोच बता रहा हूं दिमाग में, बस जो चैप्टर है उसकी थीम बता रहा हूं, है ना। डेरिवेटिव का मतलब मैंने बताया डिराइव करना। तो कोई भी प्रकार के शेयर्स से रिलेटेड बनाए गए कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि उसकी शेयर की प्राइस मार्केट में क्या चल रही है। अगर रिलायंस कंपनी के शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी तो उसके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर उसके शेयर्स की प्राइस मार्केट में डिक्रीज होगी तो उससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी कम होगी। ये बात आपको समझ आ गई। तो डेरिवेटिव क्या होगा, ये बात समझ में आ गई। अब वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बनाए क्यों जाते हैं साहब, इसका लॉजिक क्या है, इसका रीजन क्या है कि हम उस डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट को बनाते हैं, उसका एक छोटा सा एग्जांपल रख रहा हूं। ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट मार्केट में जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे को कुछ फ्यूचर के एक्सपेक्टेड लॉसेस दिखाई पड़ रहे होते हैं। उन लॉसेस को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए हम हेजिंग स्ट्रेटेजी या कुछ ऐसी प्रकार की स्ट्रेटेजी अपनाते हैं जिससे हमारे फ्यूचर में होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। उस नुकसान को कम करने के लिए हम डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट से परचेज करते हैं ताकि भविष्य में होने वाले लॉसेस को कम किया जा सके। अब भविष्य में होने वाले लॉसेस को मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि कोई सामान मैंने यूएसए के कस्टमर को एक्सपोर्ट किया आज $10,000 का सामान। आज डॉलर की कीमत चल रही है $80। अगर वो $10,000 मुझे आज रिसीव होते तो 10,000 इंटू 80 तो मेरे जेब में पैसा कितना आता, 8 लाख रुपए आते। बट वो कस्टमर कहता है साहब मैं आज ना देके आज से 4 महीने के बाद पैसा आपको दूंगा। तो 4 महीने बाद डॉलर आएंगे, और 4 महीने बाद डॉलर आते हैं और डॉलर की कीमत 80 रुपए से घट के मान लो 70 रुपए रह गई। तो 70 को मैं कन्वर्ट कराऊंगा 10,000 से, तो मेरी जेब में कितने आए, 7 लाख रुपए। आज तो $10,000 आज भी रहे हैं और आज से 4 महीने बाद भी $10,000 ही रहे हैं। बट डॉलर की कीमत आज अगर 80 रुपए है तो कल को 70 रुपए हो गई, तो मेरे को 7 लाख रुपए कैश में मिलेंगे। तो 1 लाख रुपए इंडियन रुपी में मुझे क्या हो गया, नुकसान हो गया। अब अगर मुझे ऐसा लगता है कि वो कस्टमर आज से 4 महीने बाद पैसा देगा, तो 4 महीने बाद डर इस बात का है कि अगर डॉलर की कीमत 70 रुपए रह गई तो 1 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है। अब मैं क्या करता हूं, मार्केट से डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट परचेस करता हूं, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाता हूं और भविष्य में होने वाले लॉसेस को कम करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा साहब है ना, आज से 4 महीने बाद मैं आपके पास डॉलर लेकर के आऊंगा, आप किस प्राइस पे मेरे से खरीदोगे? भाई मैंने एक्सपोर्ट किया ना, तो डॉलर आएगा, तो डॉलर मैं बैंक को बेचने जाऊंगा, बैंक डॉलर क्या करेगा, खरीदेगा। तो बैंक वाला आज मान लो 1 जनवरी है, सेटलमेंट होगा 30 अप्रैल को, तो बैंक वाला 1 जनवरी को बोलता है साहब मैं आपके डॉलर जो है वो 75 रुपए पे खरीद लूंगा। तो इसका मतलब मैंने इंश्योर कर लिया कि मार्केट में कोई भी रेट चल रही हो, मेरे को $1 के बदले 75 रुपए तो मिलेंगे ही। सपोज 30 अप्रैल को $1 की कीमत 70 रुपए चली गई, यानी सारी दुनिया को $1 के बदले में 70 रुपया मिल रहा है, मेरे को कितना मिलेगा, 75 रुपए। क्यों? क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था बैंक वाले के साथ जाकर के। तो यानी कि मैंने अपने टोटल लॉस को या टोटल रिस्क को 50% तक हेज कर लिया। समझा की बात? बाकी लोगों को तो 70 रुपए मिल रहे हैं, मेरे को कितने मिल रहे हैं, 75 रुपए। तो मेरे अल्टीमेटली 80 से 75 मतलब 5 रुपए का नुकसान हुआ, पहले मैं 10 रुपए का नुकसान एक्सपेक्ट कर रहा था। समझा रही बात आपको मेरी? चलिए
अब ये फ्यूचर्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, फॉरवर्ड डेट अग्रीमेंट क्या होते हैं, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ये सब अपने आप में एक इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं। ये पूरा डेरिवेटिव का चैप्टर पढ़ने में हमको 1.5 मंथ का समय लगता है। तो जब ये चैप्टर आएगा तो डिटेल के अंदर इन सारी बातों को अपन डिस्कस करेंगे। शेयर मार्केट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कई बार शेयर्स को खरीदते बेचते हैं। तो खरीदने बेचने के अंदर जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमने कोई पर्टिकुलर प्राइस की एक्सपेक्टेशन लगा रखी है कि मैंने शेयर खरीदा हुआ है, ये जैसे ही इस पर्टिकुलर प्राइस पर पहुंचेगा तो मैं बेचूंगा, लेकिन उसकी प्राइसिंग नीचे आती जा रही है। अब मैं बढ़ने पर सोच रहा हूं कि मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन उसकी प्राइसिंग नीचे आ रही है, तो मैं तुरंत मार्केट से एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट खरीदूंगा इस बात को लेकर के कि प्राइसिंग अगर नीचे भी जाएगी तो मुझे कुछ फायदा हो सकता है। तो वो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट को खरीदने की वजह से अगर प्राइसिंग नीचे जाएगी तो भी मुझे फायदा होगा, और वो फायदा कुछ अमाउंट का होगा। तो वो जो आपकी प्राइसिंग नीचे आने की वजह से लॉस आ रहा है, वो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करेगा और आपके होने वाले लॉस को कुछ हद तक कम करने का प्रयास करेगा, मतलब हेज करने का प्रयास करेगा। अब ये बातें बड़ी डिटेल हैं, जब इस चैप्टर को सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, छोटी छोटी बातों को टर्मिनोलॉजी को मैं समझाते हुए चलूंगा, तब दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होंगे, तब आपको बातें समझ आएंगी। मैंने बस दिमाग में आपके ये डाली है कि डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं, इनका यूज किस पर्पस के लिए किया जाता है। तो कुल मिलाकर के जब भी शेयर मार्केट में कोई ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, कोई भी प्रकार के लॉसेस आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट करते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो उन लॉसेस को कम करने के लिए, हेज करने के लिए, सिक्योर करने के लिए आप इन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। अब ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट की, हर इंस्ट्रूमेंट की अपने आप में एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑप्शंस की अलग है, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट की अलग है, स्वैप की अलग है। ये क्या होते हैं, कैसे काम किए जाते हैं, सब बातें अपन जब चैप्टर आएंगे तब इसके बारे में देखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब अपन आगे की बातचीत करते हैं, सुनना ध्यान से। अगला चैप्टर है हमारा इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट, इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो अगला अपना टॉपिक जो है 9th नंबर पर वो है फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट, एंड रिस्क मैनेजमेंट। चलिए अब मैं बात कर रहा हूं फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट की, सुना ध्यान से। डेरिवेटिव से पहले मैं आपको यह पढ़ाऊंगा, फिर डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा। फॉरेन एक्सचेंज और रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या, नाम से समझ में आ रहा है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या, कोई भी बिजनेसमैन जब भी कोई भी प्रकार का ट्रांजैक्शन करता है, तो उस ट्रांजैक्शन में अगर फॉरेन करेंसी का इन्वॉल्वमेंट है तो मतलब वो आपका फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कहलाएगा। अगर मैंने कोई सामान इंपोर्ट किया तो पेमेंट मुझे, मान लो यूएसए से मैंने इंपोर्ट किया है, तो पेमेंट मुझे डॉलर में करना है। अगर मैंने कोई सामान एक्सपोर्ट किया तो डॉलर में पैसा आएगा। तो इसका मतलब कभी कोई ट्रांजैक्शन के अंदर जब भी फॉरेन करेंसी का इन्वॉल्वमेंट होगा तो वो हमारा फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कहलाएगा। अब फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को बनाने के लिए, प्रॉफिट लॉस कमाने के लिए, उनको पढ़ने का तरीका क्या होता है, उसको कैसे ट्रेड किया जाता है, वो सारी बातें आप यहां पर पढ़ेंगे। और जब भी आप फॉरेन करेंसी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रांजैक्शंस करते हैं तब बहुत टाइप के रिस्क अराइज होते हैं, और उन रिस्क को मैनेज करने से रिलेटेड कई सारी स्ट्रेटजीज पढ़ी जाती हैं। वो सारी स्ट्रेटजीज आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। अब मैं आपको एक इंट्रोडक्शन डाल रहा हूं, अदरवाइज जब चैप्टर शुरू होगा तभी इनके बारे में अपन डिटेल बात समझ पाएंगे। चलिए इसके बाद आखिरी सेक्शन आपका है डिजिटल फाइनेंस का। आखिरी टॉपिक मैं इसको कह देता हूं डिजिटल फाइनेंस। डिजिटल फाइनेंस का मतलब क्या, फाइनेंस जो डिजिटली फॉर्म में आपके पास है, डिजिटल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप में। इसमें आपको जनरल तौर पे वो सब बातें पढ़ोगे, जैसे क्या, जैसे आज आप डीमेट अकाउंट खोलते हैं। पुराने जमाने पे डीमेट अकाउंट जब खोला जाता था तो फिजिकली आप जाते थे, पेपर लेते थे, फॉर्म भरते थे, अकाउंट को खोलते थे। जब आप शेयर्स खरीदते तो शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाते थे, फिर वो अलॉटमेंट आता था तो शेयर्स पेपर्स के रूप में मिलते थे, और हमारे दादाजी पिताजी उसको अपनी तिजोरी में बंद करके रखते थे। फिर साल 2 साल बाद जब उसकी एक वैल्यू देखते थे, मार्केट में इतनी हो गई, तो वो पेपर लेते थे, जाते थे, बेचते थे, तब काम होता था। लेकिन आज की तारीख में ये सारा सिस्टम खत्म होकर के हम डिजिटली अपने यहाँ डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, शेयर्स को ऑनलाइन हम डिजिटली परचेस करते हैं, अपने डीमेट अकाउंट में रखते हैं, कभी भी बेच सकते हैं, कभी भी खरीद सकते हैं। इसका मतलब जो फिजिकल वर्क है वो क्या हो गया, खत्म हो गया।
अब डिजिटली हम आज की तारीख में पेमेंट करते हैं तो आप कैश आपके जेब में नहीं होता, यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, वो किस यूपीआई सिस्टम पे काम करता है वो पढ़ेंगे। क्रिप्टो करेंसी के बारे में वो सारी बातचीत यहाँ पर होगी। यानी कि फाइनेंस का कोई भी प्रकार का एक्सचेंज जिस भी सिस्टम से किया जाता है वो सारे सिस्टम्स को हम इसमें पढ़ेंगे। और डिजिटल रूप में किसी भी फाइनेंस का लेन देन या उसको रखा जाता है, चाहे वो शेयर्स हो, चाहे वो आपका कोई पैसा हो, चाहे वो आपके इन्वेस्टमेंट्स हो, सब चीज़ों को जिनको आप डिजिटली अपने पास सेव करते हैं, जिस सिस्टम के थ्रू करते हैं, वो सब बातें आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये बिल्कुल पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है, जब आएगा तब अपन इसके बारे में बात करेंगे। इसका वेटेज कम, 5 नंबर का इसका वेटेज है। चलिए देखिए, एक बात और मैं बता देता हूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डेरिवेटिव लिखा हुआ है 20%, जरूरी नहीं एग्जाम में 20% आए, कई बार 40 नंबर 50 नंबर तक का डेरिवेटिव आ जाता है। यानी कि आपको यहाँ पर जो मार्क्स लिखे हुए हैं वो इतने तो कम से कम आएंगे ही आएंगे, बट कई बार ज़्यादा भी आ जाता है, क्योंकि आपका पेपर 130 मार्क्स के अप्रॉक्स बनता है। तो अकॉर्डिंगली आपको समझना है कि आपका कोई भी पोर्शन कभी ज़्यादा कभी कम कर सकता है। इसके अंदर मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ कि इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या क्या हैं। तो इसके अंदर लगभग लगभग सारे ही चैप्टर गिने चुने हैं। इसमें ये आपका कैपिटल बजटिंग का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्कोरिंग सबसे बड़ा सवाल बनता है। इसके अलावा लीजिंग में से अगर सवाल बनता है तो बड़ा सवाल बनेगा। हालांकि इसका वेटेज आपको 5% दे रखा है, लेकिन मैंने बताया आपको 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर तक का भी सवाल बन जाता है। सिक्योरिटाइजेशन थ्योरेटिकल है, कोई ज़्यादा बड़ा सवाल बनता नहीं है। इसके अलावा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में से बड़ा सवाल बनता है, यानी इसके अंदर वो कॉम्प्लिकेशंस हैं तो बड़ा सवाल इसमें से बनेगा। इक्विटी बॉन्ड वैल्यूएशन छोटा है, म्यूचुअल फंड्स भी छोटा सा चैप्टर है, हालांकि इसमें से बड़ा सवाल बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास डेरिवेटिव एंड फॉरेक्स, जिसके अंदर दिमाग, मेहनत और हर एक चीज़ आपकी लगेगी। यानी कि ये हर एक चैप्टर 1.5 मंथ का और 1 मंथ का 2.5 महीने तो ये चैप्टर 2 पढ़े जाएंगे। तो ये मैंने आपको एक कोर्स का इंट्रोडक्शन डाला है। अब इस कोर्स के अंदर जो भी मैंने आपको टेक्टिक्स बताई हैं, जो चैप्टर्स बताए हैं, ये सभी प्रकार के चैप्टर आपके फाइनेंस को ग्रो करने में होने वाले रिस्क को कम करने में, उस प्रकार की बातचीत यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, चलिए तो मुझे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट रिप्लाई करके बताओ कि आप सभी को मेरी यहाँ तक की बात क्लियर हो गई क्या। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास में अपन एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चलिए, यहां तक की बात सभी को क्लियर हो गई। अब मैं आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए, अब आज की क्लास में अपन एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है म्यूचुअल फंड्स। तो अब आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगाएंगे म्यूचुअल फंड। हाँ जी, बहुत नाम सुना है इसके बारे में। अब म्यूचुअल फंड्स में करना क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं, सारी बातें अपन बड़ी डिटेल में समझेंगे। चलिए देखिए, फाइनेंस बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंटरेस्टिंग क्यों? पैसे को ग्रो करना, पैसे को इन्वेस्ट करना बड़ी समझदार सोच होती है। देखिए, फाइनेंस प्रोफेशनल होने के नाते आपको मैं इस बात की एक्सपेक्टेशन आपसे रखता हूं कि जब भी आप अपने जीवन में पैसा कमाते हैं तो कमाना कैसे होता है, खर्च कैसे करना होता है और इन्वेस्ट कैसे करना होता है। जब आप इन तीनों बातों की नॉलेज प्रॉपर रखोगे तब आप एक परफेक्ट फाइनेंस प्रोफेशनल कहलाओगे। बहुत सारे लोगों को कमाना आता है पर खर्च करना नहीं आता, इसलिए उनके पास सेविंग्स नहीं होती। अगर सेविंग्स नहीं होती तो वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए सेविंग होना ज़रूरी है और सेविंग होने के लिए खर्च कितना करना है ये बात भी आपको समझ आनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के कमाना, खर्च करना और इन्वेस्ट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है फाइनेंस को मैनेज करने से रिलेटेड। तो ये सारी बातें भी आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। जैसे जैसे आएंगे मैं प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ करके भी सारी बातें आपको बताऊंगा। चलिए, अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। देखिए, यहाँ पर मैं इंट्रोडक्शन क्लास है तो कुछ बातें और मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। जो भी पूरा सब्जेक्ट मैटर मैं आपको पढ़ाऊंगा, इस सब्जेक्ट मैटर में मेरे पढ़ाने का तरीका क्या रहता है। कोई भी टॉपिक हम लेते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझते हैं और सारी बातों को लिखते चलते हैं। यानी कि जब आप एग्जाम टाइम पे या कभी भी कोर्स कंप्लीट होने के बाद रिवीजन करेंगे तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मेरी कॉपी में लिखाया हुआ जो भी मेरा कंटेंट है उसको ध्यान से पढ़ना है, सब चीज़ें आपको गो थ्रू हो जाएंगी, सारे क्वेश्चंस आपको रिकॉल हो जाएंगे। तो मैं सारे कंसेप्ट को लिखाता हुआ चलूंगा। इसके अलावा मैं आपको 2 बुक प्रोवाइड करूंगा।
एक बुक होगी आपकी क्वेश्चन बैंक और एक होगी आपकी कंसेप्ट बुक। कंसेप्ट बुक के अंदर टॉपिक से रिलेटेड सारे कंसेप्ट बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन होंगे और क्वेश्चन बैंक के अंदर सभी क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन करे हुए होंगे। और इसके अंदर सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल 2022 सिलेबस कवर होगा, 2016 सिलेबस कवर होगा और पिछले 10 साल के पास्ट एग्जाम के सभी क्वेश्चंस कवर्ड होंगे। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस का भी मैंने एक बंच बनाया है जिसके अंदर मैं अदर इंस्टीट्यूट के कोर्सेस लेता हूँ, क्वेश्चंस लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा सीए के मैंने जो क्वेश्चंस अभी लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए होते हैं वो भी मैं उस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस में कवर करके चलता हूँ। तो यानी कि कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मैक्सिमम हाइट्स पर कोई क्वेश्चन बनाया जा सकता है, वो सारी चीज़ें मैं अपनी बुक के अंदर कवर करके चलूंगा, ठीक है ना। और जब भी मैं क्लासरूम के अंदर आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये इंश्योर करके चलेंगे अपन कि क्या हमने सिलेबस 2022 पिछले 10 साल के पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन क्या कंप्लीट करे हैं। तो एटलीस्ट हमको कम से कम मॉड्यूल के और पास्ट एग्जाम के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलने हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको कराता हुआ चलूंगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को पढ़ना जिसका नाम है म्यूचुअल फंड। चलिए देखेंगे अब। देखिए, म्यूचुअल फंड्स बहुत बार हमने नाम सुना, बहुत सारे एड्स हम लोग इसके देखते हैं। म्यूचुअल फंड है क्या? देखिए, म्यूचुअल फंड एक कंपनी, एक सेटअप जो कि छोटे छोटे इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करती है और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। अब सुना ध्यान से, आज भारत देश में बहुत सारे छोटे इन्वेस्टर या छोटे हाउस होल्ड पर्सन जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं वो कहाँ करते हैं? तो आप बोलेंगे साहब बैंक के सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं जहाँ पर उनको 4% का ब्याज मिलता है। और उनकी नॉलेज कितनी है वो ये सोचते हैं साहब इस सेविंग अकाउंट से ज़्यादा अच्छा पैसा कमाना है तो बैंक में एफडी करा देते हैं। एफडी करा करके उनको 6%, 6.5%, 7% तक का ब्याज भी मिल जाता है, पर इससे ज़्यादा ब्याज आपको नहीं मिलता। कारण कि वो जो पैसा जमा किया गया है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में किया गया है, गवर्नमेंट के पास किया गया है। तो गवर्नमेंट आपको हमेशा बेयर मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड करती है। आज अगर मैं बात करूं तो मार्केट की जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो 5.5% या 6% के अप्रॉक्स है। तो अगर आप बैंक के सेविंग अकाउंट में जमा करके 4% का ब्याज कमा रहे हो तो एक्चुअली आप नुकसान में हो, क्योंकि 5.5% तो इन्फ्लेशन है, 6% इन्फ्लेशन है और 4% ब्याज का मिल रहा है, तो 2% नुकसान ही हो रहा है। अगर आप एफडी में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप केवल ब्रेक इवन पॉइंट पे हो, मतलब जितनी महंगाई बढ़ती है उतना एफडी पे रिटर्न आपको मिल जाता है। यानी एक्चुअली आप उस पैसे को एफडी बनवा करके कुछ कमा नहीं रहे हो, केवल आप अपनी इन्फ्लेशन को मीट आउट कर रहे हो। लेकिन अगर मैं उस हाउस होल्ड को बोलूं कि आपके पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो तो वो डर जाएंगे, बोले साहब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे पैसा तो हमारा डूब गया, तो शेयर मार्केट में पता नहीं लोग बर्बाद हो जाते हैं, घर बिक जाते हैं, ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, है ना। वो तब है जब हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है या हमारे को इन्वेस्टिंग की समझ नहीं है। बिल्कुल सही बात भी है। उसमें दो बातें होती हैं शेयर मार्केट के अंदर, एक होती है ट्रेडिंग और एक होती है इन्वेस्टिंग। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप नुकसान में हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं ऑलवेज फायदे में हैं। यानी इन्वेस्टिंग के अंदर कभी नुकसान नहीं हो सकता। क्या है वो आगे की बातें हैं। अब म्यूचुअल फंड कंपनी एक मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं म्यूचुअल फंड कंपनी, आप लोग छोटे छोटे इन्वेस्टर, आपके पास ना तो प्रॉपर फंड है इन्वेस्ट करने के लिए, पैसा है, ना आपके पास प्रॉपर नॉलेज है कि शेयर मार्केट में कौन सी कंपनी में कब पैसा लगाना है, कितना लगाना है, कब एग्जिट करना है, कौन सी कंपनी में लगाना है, कुछ नॉलेज नहीं है। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि साहब हमको 6% बैंक एफडी से ज़्यादा ब्याज चाहिए। तो मैं कौन, म्यूचुअल फंड कंपनी, मैं आपसे क्या कहता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं आपसे कहता हूँ साहब आप अपना पैसा है ना मेरे को दो, बैंक में एफडी मत कराओ। अब बैंक में एफडी और सेविंग के लिए मैं एडवाइस क्या करता हूँ, बेयर मिनिमम अमाउंट आप इन्वेस्ट करो, उतना जितना आपकी नेसेसिटी रिक्वायरमेंट पूरी होती हो। बाकी पैसा अगर आपको ग्रो करवाना है, इन्वेस्टिंग करनी है, तो मैं एज अ म्यूचुअल फंड कंपनी क्या कहता हूँ कि आप पैसा मुझे दो। अब मैं उस पैसे को क्या करूंगा, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड कंपनी ऐसे छोटे छोटे इन्वेस्टर से बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा करता हूं। मान लीजिए मैं आईसीआईसीआई का म्यूचुअल फंड कंपनी हूं और मैं मार्केट यानी इंडियन मार्केट से छोटे छोटे इन्वेस्टर से एसआईपी के थ्रू बहुत सारा बल्क पैसा इकट्ठा, आपने मान लो 500 रुपए की एसआईपी कराई, आपने 1000 रुपए की कराई, आपने 2000 रुपए की कराई। एसआईपी का मतलब आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसके अंदर आप सिस्टमेटिकली थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने जो है म्यूचुअल फंड कंपनी को देते रहते हो। तो ऐसे छोटा 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 पैसा मैं जो है मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर से इकट्ठा करके एक बड़ा पैसा इकट्ठा कर लेता हूँ अपने पास। फिर मेरे पास फाइनेंशियल प्रोफेशनल बैठे होते हैं, सीए, सीएमए,
CFA, ऐसे बड़े फाइनेंस प्रोफेशनल जिनको मार्केट की प्रॉपर नॉलेज है, मैं उनको पैसा ले जा करके दे देता हूँ। वो क्या काम करते हैं, उस पैसे को शेयर मार्केट में लगाते हैं और रिटर्न कमा के लाते हैं। शेयर मार्केट में 15% 20% तो मिनिमम रिटर्न है। 25% 30% 40% डिपेंड करता है कि आपकी इन्वेस्टिंग नॉलेज कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। सपोज मैंने एग्जांपल लिया कि मैंने उस प्रोफेशनल्स को पैसा दिया, उन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके मुझे 20% का रिटर्न जनरेट करके दिया। अब मैं उस 20% के रिटर्न में से क्या करूंगा, 12% तो मैं आपको दे दूंगा। आप खुश? आप बोले साहब बैंक एफडी में तो 6% मिल रहा था और मैंने आपको कितना दे दिया, 12%। आप बोलेंगे मजा आ गया, यानी आप तो क्या हो गए, खुश हो गए 12% में। बीच का 8% कहां बचा मेरे पास, उसमें से मैं 8% में से पता है क्या करता हूं, 3% हिस्सा उन फाइनेंस प्रोफेशनल को दे देता हूं जो अपने दिमाग लगा करके उस म्यूचुअल फंड का शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न ला रहे हैं। 5% मैंने क्या करा, म्यूचुअल फंड कंपनी ने बैठे बैठे कमाया। कैसे कमाया, पैसा मेरा लगाया क्या, नहीं, आप ही का पैसा किसी और से लगवाया, रिटर्न जनरेट किया, कुछ आपको दिया कुछ उसको दिया, बैठे बैठे 5% खाया। है ना, इतना आसान बिजनेस नहीं होता, एक्चुअल में यही होता है ना। क्योंकि अब आप सोचो, आप कोई म्यूचुअल फंड कंपनी में, मैं आज म्यूचुअल फंड कंपनी खोलूं, आप मेरे को पैसा दोगे नहीं। आईसीआईसीआई, एसबीआई म्यूचुअल फंड जैसे बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स कंपनीज हैं, आपको ट्रस्ट है इसलिए आप उनको पैसा देते हैं। समझ रही बात आपको? कल को कोई लॉस भी हो जाता है तो फिर उसके केस में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए मेरे पास बैकअप फंड भी होना चाहिए। तो मैं कोई एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए एज अ म्यूचुअल फंड कंपनी के रूप में, ताकि अगर प्रकार के लॉसेस होते हैं, कोई नुकसान होता है तो मैं रिकवर भी कर सकूं। लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनी का बिजनेस सेम इसी प्रकार से काम करता है। तो मैंने, आपने बात समझ में आ गई, 12% आपको दिया, 3% उनको दिया, 5% मेरी क्या हो गई, इनकम हो गई। पैसा मेरा नहीं लगा था, आपका लगा था, तो आप ही के पैसे को लेकर के इन्वेस्ट किया, आपको रिटर्न दिया, उनको दिया, मैंने कमाया। तो ये म्यूचुअल फंड कंपनी का बिजनेस मैंने आपको बताया। अब म्यूचुअल फंड कंपनी एक प्रकार की है क्या, मीडिएटर का रोल प्ले करती है। किसके बीच में, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स के और शेयर मार्केट के बीच में। आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको रिटर्न ज्यादा चाहिए, पर आपके पास फंड प्रॉपर नहीं है और नॉलेज प्रॉपर नहीं है। ध्यान से सुनना, ना तो नॉलेज है, ना पैसा है, और ना आपके पास जो है ना फंड है, ना आपके पास नॉलेज है, और ना आपके पास कोई क्या कहते हैं, इन्वेस्टिंग की समझ है। तो आप ऐसे केस में शेयर मार्केट में डायरेक्टली तो जा ही नहीं सकते। तो ऐसे केस में छोटे पैसे से आपको बढ़िया रिटर्न कमाना है तो आप क्या करोगे, तो आप म्यूचुअल फंड कंपनी को दोगे। तो म्यूचुअल फंड कंपनी उसको इन्वेस्ट करके आपको बढ़िया रिटर्न देगी, छोटे पैसे भी बढ़िया रिटर्न देगी। समझा रही बात आपको मेरी? तो म्यूचुअल फंड कंपनी एक मीडिएटर का रोल प्ले करती है, किसके बीच में, छोटे छोटे इन्वेस्टर और शेयर मार्केट के बीच में। पैसा लेके इन्वेस्ट करती है, रिटर्न कमाती है, कुछ आपको देती है, कुछ खुद रखती है। ये बात आपको समझ आ गई? चलिए, तो अब म्यूचुअल फंड कंपनी के इस बिजनेस को पूरा समझने के लिए हम इस डिटेल चैप्टर पढ़ेंगे, और जितनी भी प्रैक्टिकलिटी है वो सारी बातें मैं आपको उसमें पढ़ाऊंगा। शुरू करें, चलिए देखेंगे अब। नहीं, म्यूचुअल फंड कंपनी कभी लॉस में आती नहीं है, मुझे बता दो कभी लॉस में है ये। लॉस भी होता है, बिल्कुल होता है। मार्केट अगर आप गिरा हुआ है और आप निकाल रहे हो तो लॉस हो गई। अब मैं बताऊंगा सारी बातें, है ना, पूरा आपको बिजनेस क्रिएट करके बताऊंगा आपको मैं, लॉस कैसे होता है, प्रॉफिट कैसे होता है, सब बताऊंगा आपको मैं। ठीक है ना? चलिए, अगर आपको मैं ये भी एडवाइस करूंगा, थोड़ा सा आप पढ़ो, फिर आपको इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं उसको भी समझाऊंगा मैं। तो आपके पास छोटा मोटा पैसा पड़ा है तो आप मेरे साथ इन्वेस्टिंग भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। बट मैं, जब भी इन्वेस्टिंग की बात की जाती है ना इंडिया में, तो सेबी की गाइडलाइंस में बोला जाता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क बोलना अनिवार्य है। इसका मतलब, अगर कल को, यानी कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इन्वेस्टिंग, ये एडवाइस है, मानना ना मानना, लॉस प्रॉफिट आपका है, ठीक है ना। तो मैं एडवाइस कर सकता हूँ, तो ये बोलना अनिवार्य होता है, वरना आप गलत काम कर रहे हो। तो इसका मतलब, मैं इन्वेस्टिंग के लिए समझ आपको दूंगा, लेकिन इन्वेस्टिंग करना ना करना आपके ऊपर है, ठीक है ना। लेकिन कोई, मैं आपको ऐसी एडवाइस नहीं दूंगा जिसके अंदर कोई भी प्रकार का रिस्क आ रहा हो, जरा सा भी रिस्क होगा मैं बात मना कर दूंगा, ठीक है ना। अपन समझते हैं, पहले कंसेप्ट को समझते हैं, फिर अपन इन्वेस्टिंग की बात करेंगे, ठीक है। चलो देखेंगे, सबसे पहले आप पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, इंट्रोडक्शन। चलिए, अब इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, देखिएगा, मैंने कहा पहले मैं एक चार्ट बना रहा हूं, चार्ट कैसे है उसको समझते हैं। देखिएगा, मैंने कहा एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर के पास अपने पैसे को ग्रो करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए दो ऑप्शंस हैं। दो ऑप्शंस क्या क्या हैं? पहला, या तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करे, कहां पर,
इन्वेस्टमेंट करे कहां पर, इन शेयर मार्केट। या तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करे शेयर मार्केट में, लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर को ये पता ही नहीं होता कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, कितना करना है, फंड भी इतने प्रॉपर नहीं होते, नॉलेज भी नहीं होती है, तो डायरेक्टली वो शेयर मार्केट की तरफ नहीं जा पाते या उनके दिमाग में डर होता है। तो उनका एक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके बढ़िया रिटर्न को जनरेट करने का ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। यानी आप अपने पैसे को, अगर आपके पास समझ नहीं है, पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आप क्या करें, अगर शेयर मार्केट, क्योंकि आपका जो पैसा बढ़ेगा ना वो शेयर मार्केट से ही बढ़ेगा। क्योंकि शेयर मार्केट में ट्रेड करने वाली कंपनीज कौन सी होती है, प्राइवेट कंपनीज। वो प्राइवेट बिजनेस करती हैं, पैसे को ग्रो करती हैं, बिजनेस डेवलप करती हैं। अगर मान लो आज रिलायंस के मुकेश अंबानी ऊपर जाएंगे तो आपका पैसा भी ऊपर जाएगा। अगर वो 40% से ग्रो कर रहे हैं तो आपका पैसा भी 40% से ग्रो कर रहा है। समझ रही बात आपको मेरी? तो यानी कि जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका पैसा भी उस प्राइवेट कंपनी के हिसाब से मूव करेगा। तभी तो बोलते हैं सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यानी मार्केट में अगर उस पैसे को प्राइवेट कंपनी को दिया और प्राइवेट कंपनी में डूब गई तो आपका पैसा भी डूबेगा, प्राइवेट कंपनी चढ़ गई तो आपका पैसा भी चढ़ जाएगा। सब्जेक्ट टू मार्केट है। अब इन्वेस्टर को चाहिए साहब मेरे को गवर्नमेंट सिक्योरिटी से बेटर रिटर्न, लेकिन शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो आप अपने पैसे को कहां देते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी को। अब आपने म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा दिया। अब म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, इस पैसे को इन्वेस्ट करती है अब म्यूचुअल फंड कंपनी इस पैसे को इन्वेस्ट करती है इन डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, इन डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज। डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब क्या, जिसमें शेयर्स भी हो सकते हैं, डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, गोल्ड भी हो सकता है, अदर प्रकार के इंस्ट्रूमेंट मार्केट के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से रिलेटेड ट्रेजरी बिल होते हैं, तो किसी में भी कमर्शियल पेपर होते हैं, किसी में भी म्यूचुअल फंड कंपनी अपने हिसाब से अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करती है। तो जब म्यूचुअल फंड कंपनी अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करेगी, मतलब उन सिक्योरिटीज का एक ग्रुप बनाएगी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, पोर्टफोलियो। तो यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनी मार्केट में डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी, इसका मतलब पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करती है। अब उस पोर्टफोलियो से वो रिटर्न जनरेट करती है। पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करने से वो रिटर्न जनरेट करती है, ये रिटर्न जनरेट करती है। और रिटर्न जनरेट करने के बाद इसको आप यहां लिख लें, रिटर्न जनरेट करती है और उस रिटर्न को इन्वेस्टर्स को बांट देती है। तो इसका मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी का चैनल कैसे चलता है कि इन्वेस्टर से पैसा लेती है और उसको डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज पोर्टफोलियो के रूप में इन्वेस्ट करके उस पर रिटर्न जनरेट करती है, और रिटर्न को इन्वेस्टर्स को क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। चलिए एक बार आप ये चार्ट बना लेंगे। ये बात समझ आ गई? चलिए अब इसको अपन लिखेंगे। देखिए मैंने क्या बात बोली, लिखेंगे इसको, अ म्यूचुअल फंड, अ म्यूचुअल फंड is a trust that pool money from different type of investors, from different type of investors, and such money invested such money invested by finance professionals finance professionals in the capital market, in the capital market। आगे लिखेंगे, रिटर्न
generated from capital market will be distributed to investors who invest their fund in capital market through such mutual fund company. Such mutual fund company. एग्जाम्पल इसमें लिखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज मीन्स different type of securities means shares, debentures, gold, इसके अलावा बस इसको आप इतना ही लिख लें एक्सेट्रा। चलिए इतनी सी बात को नोट कर लेंगे। चलिए जितनी भी बातें मैं लिखवाऊंगा प्रॉपर तरीके से आपको लिखते जाना है सारी बातें, ये बात आपको मेरी समझ आनी चाहिए। तो जो बात मैंने आपको बोली वो एक डायग्राम के थ्रू और एक मैंने थ्योरी के रूप में आपको समझा दी, ये बात आपको समझ आ गई। तो मोटे तौर पे एक म्यूचुअल फंड कंपनी का बिजनेस किस तरीके के फ्रेमवर्क पे काम करता है ये बात अपने को क्लियर हो गई। अब आज की इस क्लास में एक बार मैं इतना ही रखूंगा, इसके आगे की बातचीत अपन नेक्स्ट क्लास से बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे। चलिए तो आज के क्लास में जितनी भी बातें मैंने बताई होप सो आपको मेरी क्लियर होंगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की बात को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।